तो अभी शुरू करते हैं। हमारे पास में ऑप्टिक्स का जितना भी था आपको इसी लेक्चर के अंदर में पूरा समराइज करवा दिया जाएगा। भैया आज तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है ना रे ऑप्टिक्स को लेके, देखो जो ऑप्टिक्स होगी या जो भी हमारे पास में लाइट होगी उसको दो हिस्सों में बात करूंगा मैं। सबसे पहले आपके साथ में रे में बात करूंगा और फिर मैं आप लोगों के साथ में वेव के लेकर बात करूंगा। वेव बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम के लिए रहने वाली है, जिसमें न्यूटन रिंग लगा लो या फिर डिफ्रैक्शन लगा लो, आप इंटरफेरेंस लगा लो, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर रहेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ में रे ऑप्टिक्स पर बात करूंगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में आपके दिमाग के अंदर में एक इमेज डेवलप हो जाएगी, यानी कि कहूँ तो मैं आपका माइंड मैप यहाँ पर मैं कर दूंगा। चलो बात करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, जब आपने लोगों ने डिटेल्ड क्लास मेरे साथ मिली थी तो मैंने आप लोगों से बात करी थी रिफ्लेक्शन को लेकर। तो पहला टॉपिक मैं रिफ्लेक्शन ही उठा लेता हूँ भाई। चलो देखो, रिफ्लेक्शन जो होता है उसके अंदर में हम बात करें तो दो लॉ हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने होते हैं कि जो हमारे पास में कोई भी सरफेस है उसके ऊपर में एक नॉर्मल हमने लिया जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और उस पर्टिकुलर सरफेस जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं उसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये इसके साथ में जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और यहाँ पर जो बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस केस के अंदर में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने समझी। फिर दूसरा टॉपिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बात करी थी कि जब भी हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन को लेके तो मेरे पास में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही हमारे प्लेन में रहती है। यहाँ तक कहानी हमारी खत्म हुई उसके लॉज को लेकर। दो लॉज यहाँ पर हो चुके हैं। अब दूसरी मैंने बात करी थी कि हमारे पास में कोई भी लेंस होता है, सॉरी मिरर होता है, तो उसके अंदर में जो फोकल लेंथ होती है उसका r/2 होती है। जैसे यह मान लो मेरे पास में कौन सा मिरर है भाई, ये मेरे पास में कॉनकेव मिरर है, यानी कि ये केव टाइप में बना रहा है यहाँ पर, तो हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर है ये। भाई जिसने नहीं देखा ना, पूरी क्लासेस भी नहीं देखी है ना, तो भी अगर वो इस क्रैश कोर्स को, ये लास्ट टाइम का जो रिवीजन है ना, इसको भी देख लेगा ना तो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। आप इजीली क्रैक कर लोगे इसको, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यार आपके एटीसी के एग्जाम। और दिमाग को ना थोड़ा आप कूल रखा करो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए इसके अंदर में। अभी लपेट देते हैं सारा जितना भी हमारे पास में लाइट है, कोई टेंशन ही नहीं इस चीज की। चलो यहाँ पर आप लोगों ने समझा कि ये मेरे पास में अगर लाइट जाएगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके ये इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो इसको बीचों बीच लेके जा रहा होगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर में एक लाइन होती है, यहाँ से ये इसके पास हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब मैं समझाऊं आप लोगों को। मान लो ये मेरे पास में स्फेरिकल बॉल थी, इसको मैंने यहाँ से और ये बात की तो ये इसका क्या था, सेंटर था। तो ये जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक की जो अभी डार्क हो रही है, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। तो ये जो इसकी फोकल लेंथ होगी, यानी कि कोई लाइट जाएगी यहाँ पर जो पास हो जाएगी तो उसका f इक्वल टू r/2 होगा। ये हमारे क्वेश्चंस के अंदर में हमें यूज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार आप लोग को दे दिया जाएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है भाई, तो बताओ उसका आपको ऑब्जेक्ट की लोकेशन दे देगा, बताओ इमेज की लोकेशन क्या होगी। तो वहां पे जो फॉर्मूला है ना आप लोगों के पास में जो सामने दिख रहा है भाई, 1/v प्लस में 1/u 1/f। v होता है कि इमेज कहां बनेगी, और u होता है हमारे पास में कहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखी है, और f क्या होता है, f हमारे पास में फोकल लेंथ होती है भाई। तो ये आप लोग इसको कर सकते हैं इजीली, ठीक है। फिर आप लोग को मैंने बताया था कि इसके साइन कन्वेंशन आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखने पड़ते हैं u, v और f के लेकर। तो ये कहानी यहां पर समझ लो कि जिस भी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ना, अगर मेरी सारी कैलकुलेशन उसी डायरेक्शन में करनी है तो मैं बात करूंगा कि सारी कैलकुलेशन मेरी पॉजिटिव रहेंगी। अगर मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि हमें जब भी मिरर दिया जाता है तो हमारी सारी कैलकुलेशन पोल से होती है, तो मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस पर मैं मेजर करने गया फोकल लेंथ को, तो लाइट तो इस तरफ में जा रही थी, मैं जा रहा हूं भाई इसको मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में। तो बताओ मुझे कैसे लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। अब इसी तरह से कहीं यहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा यू, तो अब बताओ रे की डायरेक्शन तो ये थी और मुझे मेजर कहां करना पड़ रहा है, उल्टा आ रहा हूं भाई मैं, तो यहां पर भी मुझे यू जो मिलेगा मेरे पास में नेगेटिव लेनी पड़ेगी। यानी कि आप लोगों से कही गई ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस है 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो आपको सीधा समझ में आएगा 10 सेंटीमीटर है, और कॉनकेव मिरर क्या है, तो भाई लाइट तो यहां से जाएगी और मुझे मेजर करने के लिए वापसी आना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्टली यू जो है वो -10 सेंटीमीटर मान लेना है भाई, ठीक है। तो ये आप लोग को साइन कन्वेंशन के साथ में इसमें वैल्यूज आप लोग को रखनी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन को लेकर। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट थी यहां पर आप लोगों ने रखी है, तो वो जब रिफ्लेक्शन के बाद में यहां पर इमेज बन रही है, इमेज बनने की एक सफिशिएंट कंडीशन होती है कि कम से कम दो रेज आप लोगों को मीट होती हुई मिलनी चाहिए। जैसे यहां पर हम देख रहे थे कि दो रेज, एक ये गई और एक मेरे पास में यहां पर आ गई, तो यहां पर मीट कर गई है। तो ये जो कहां पर बनी है इसकी लोकेशन, मतलब इसकी पोजीशन इमेज की, और जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो, इनका रेशियो आप निकाल लेते हो तो आप लोगों के पास में मैग्निफिकेशन आ जाता है। आई होप यहां तक आप लोगों को प्लेन मिरर या इससे रिलेटेड जितना भी था वो सारा मैंने आप लोगों को कवर कर दिया है, जो आपका रिफ्लेक्शन के अंदर में आता है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं रिफ्रैक्शन को लेके। ये बिल्कुल आप लोगों ने जो पढ़ रखा है ना उसी का रिवीजन है भाई, क्विक रिवीजन है बस। इसको आप फॉर्मूला सीट बोल लो, कुछ भी बोल लो, आपकी मर्जी है जो भी बोलना चाहो। और मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अभी हमने क्या किया है कि अभी आप लोग के जैसे कोई भाई बंधु है जो 10th क्लास के अंदर में या 9th क्लास के अंदर में है, तो उनको स्पेशली हमने क्रैश कोर्स के रूप में अभी लॉन्च कर रहे हैं। जो हमारा कोर्स होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा उनके लिए,
उसमें हमने क्या करना है, जितना भी उनके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो बिल्कुल उनके 1 महीने के अंदर में सारा कवर करवा दिया जाएगा। तो जो भी जुड़ना चाहे वो बिल्कुल खुशी नाल यहाँ पर जुड़ सकता है भाई। ओके, उनको आप रेफर कर सकते हैं इसके लेकर। मैं और द्विवेदी सर दोनों मिलकर, द्विवेदी सर मैथ्स कंप्लीट करवाएंगे और मैं यहाँ पर आप लोगों के फिजिक्स और साइंस के कुछ टॉपिक्स और करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए बात करता हूँ मैं रिफ्रैक्शन को लेकर। तो दूसरा टॉपिक मेरे पास में रिफ्रैक्शन आता है। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास में दो इंटरफेस आ जाए, यानी कि दो मेरे पास में मीडियम आ जाए और उसका एक इंटरफेस आ जाए, मान लो यहाँ पर एयर थी और नीचे मेरे पास में वाटर था, तो आप लोगों को पता लग गया भाई दो मेरे पास में अलग अलग मीडियम आ गए। अब दो अलग मीडियम आ गए तो यहाँ पर इनकी कहानी भी अलग होगी, ये भी अपने अंदर से अलग अलग तरह से लाइट को पार होने देंगे। तो ये जो लाइट को पार होने दे रहे हैं ना, कि भाई ये अपने आप में कितनी स्पीड से दे रहा है लाइट को पार होने, और ये अपने अंदर से कितनी स्पीड से लाइट को पार होने दे रहा है, इन दोनों का हम रेशियो निकाल देते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास में ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, इसका कंपैरिजन इसके साथ में हम करें तो। लेकिन नॉर्मली जब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो अगर मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूं, खाली ऊपर वाले मीडियम की बात कर रहा हूं भाई, ऊपर वाला जो मीडियम था मेरे पास में, मैंने इस मीडियम को रखा भाई, मैंने इसको एयर के साथ में कंपेयर कर लिया, तो मैंने देखा कि एयर में किस स्पीड से लाइट मूव करती है, वो वैक्यूम की, मतलब वैक्यूम की बात करूं तो मैं एयर और वैक्यूम को लगभग हम सेम मान के चलते हैं, तो वैक्यूम हो गया। और भाई मीडियम आप बताओ कि आपके अंदर से लाइट कितनी देर से पास होगी, कितनी तेज आप लोग अपने अंदर से स्पीड दोगे उसको, तो मैंने कहा भाई इसको तो मैं v स्पीड दूंगा। तो ठीक है भाई, मुझे कंक्लूजन मिल गया, ठीक है मैं आप दोनों का रेशियो देता हूं और आपको एक नाम डिफाइन कर देता हूं कि भाई ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यानी कि मैं लाइट को इतने रेशियो से आपसे पास होने दूंगा। तो ये कंप्लीटली है कि भाई जो मीडियम के अंदर में जाएगी वो लाइट हमेशा कम जाएगी एज कंपेयर टू सी। तो ये रेशियो हमारे पास में आप उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं दूसरे मीडियम ने कहा, भाई दूसरे मीडियम आप बताओ कि आप एयर के साथ में कंपेयर करोगे तो मुझे कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोगे अपना, मतलब कितनी दोगे। तो आपने कहा कि इसके अंदर में जी वैक्यूम के अंदर में मैं लाइट दूंगा सी की, और अगर मेरे अंदर से जा रहा है तो मैं आप लोगों को वो लाइट दूंगा मीडियम के अंदर में वी की देंगे। तो इन दोनों का रेशियो ले दो भाई, दोनों का रेशियो ले लिया तो बोल दिया जी मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब इसका पता नहीं आप लोग दिमाग के अंदर में कितना फोबिया बना लेते हैं कि पता नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है। अरे भाई कुछ नहीं है, बस दो चीजों का रेशियो ले रखा है, दोनों को कंपैरिजन कर दिया उन्होंने, बस इतनी सी कहानी थी इसको लेकर। अब बात करते हैं स्नेल्स लॉ को। तो स्नेल्स लॉ साहब ने ये कहा कि भाई ठीक है आप लोग मीडियम है, तो आप ये बताओ, हमने रिफ्लेक्शन के अंदर तो ये बता दिया भाई लाइट आएगी और यहां से टकरा के ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के चली जाएगी। अच्छा ये कहानी बताओ, भाई लाइट आई, इसमें स्पीड थी इसकी 10 मान लो, लेट अस सपोज, तो अब ये दूसरे मीडियम में जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है तो कंफर्म है कि भाई उसके अंदर में उसका कुछ ना कुछ डेविएशन होगा, यानी कि लाइट की स्पीड हमारे पास में कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो इसका क्या होगा, थोड़ा सा अपने एक्चुअल पाथ से डेविएशन हो जाता है। और ये जब डेविएशन हो जाएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे कि मेरे पास में क्या होगी, रे रिफ्रैक्ट हो गई है। अब ये डिपेंड करता है कि मीडियम हमारे पास में रेयर या डेंसर, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि ये रे जो है ये अपने एक्चुअल पाथ से इधर आएगी या फिर दूसरी साइड में जाएगी। वो उसको हम उसके डेंसर और जो रेयर पढ़ेंगे, अभी जब मैं TIR वगैरह पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे इसको और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब मैं आपको लो देता हूं कि कितने एंगल से रिफ्रैक्ट होगी। हमने कहा भाई ठीक है, आप लोगों ने बता दिया, कहानियां सुना दी हमें, अब ये तो बता दो साहब कितना हमारे पास में डेविएट होगी। चलो जी, अब इन्होंने कहा कि मेरे पास में अगर ये मीडियम है, भाई ध्यान से सुन लेना इसको, स्नेल्स की मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं यहां पर आप लोग को। इन्होंने कहा कि भाई μ1 मेरे पास में ये है और μ2 मेरे पास में ये है। सबसे पहले भाई नॉर्मल डाल दो, नॉर्मल डालना तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा था, ये आप लोगों ने नॉर्मल डाल दिया, किसी भी सरफेस का परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो होता है वो नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। ये एंगल डाल दिया मैंने, बोला कि भाई ये एंगल मैंने इंसिडेंट करवा दी, मैंने लाइट यहाँ पर इसके ऊपर मैं इंसिडेंट करवा दी। अब ये रे जो होगी ना रिफ्रैक्ट होगी, भाई अभी मैं इसका एक्चुअल पाथ नहीं ले रहा हूँ, ये हो सकता है कि ये टुवार्ड्स नॉर्मल आए, हो सकता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ जाए। अभी एक जनरलाइज केस यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। तो इन्होंने कहा साहब कि ये मेरे पास में नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी इसको तो बोलोगे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी, यहां तक कहानी समझ आई। अब देखो लो, अब समझना कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया जी हमने, जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है उसका साइन लिख दिया जी। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूं, जिस से आ रही है और जिसको जा रही है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए तो आप लोग हमेशा याद रखना कि जिस से लाइट आ रही है उसका रेशियो आप यहां पर लिखेंगे, और जिस में जा रही है यानी कि μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था, और कितने एंगल पर रिफ्रैक्ट हो, ये मेरे पास में साइन r पर रिफ्रैक्ट हो गई है, तो इन दोनों का आप रेशियो ले लोगे। तो मेरे पास में स्नेल्स लॉ ने ये एक स्टेटमेंट दिया कि आप यहां से निकाल सकते हो कि अगर मान लो मेरे पास में इंसिडेंट एंगल दे रखा है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से जा रही है, मैंने कहा कि भी लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर, ठीक है भाई, म्यू पता लग गया हमें 1, एयर का 1 होता है भाई,
ओके, और गिलास का हमारे पास में 1.5 होता है, वाटर का हमारे पास में 2 होता है, तो इनके आसपास के रेशियो, सॉरी गोल्ड डायमंड का जो होता है हमारे पास में 2.5 के आसपास में होता है। एक बार देख लेना उसका एग्जैक्ट डेटा जो है, गिलास का, वाटर का और डायमंड का, 3 चीजें तो आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ जी रिफ्रैक्शन कितने लेवल पर होगा, यानी कि उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो आपको μ2 पता है, किस में जा रही है उसका पता है, μ1 आप लोगों को पता है, साइन इंसिडेंट आपको पता है, बस वैल्यू रखनी है, आप लोग इजिली कर लोगे। अब बात करता हूं मैं अपरेंट डेप्थ को लेके, बहुत अच्छे से मैंने अपने जो डिटेल लेक्चर थे उसके अंदर में बात करी थी इनको लेकर। तो आपने कहा जी ये बताओ मेरे पास में ये लाइट थी, इसके ऊपर में एक गिलास रखा था जी, ये गिलास रखा हुआ, ठीक है भाई, रख दिया गिलास आप लोगों ने, और इसके अंदर में पानी भर रखा है मैंने, ये पानी भर रखा है, और इसकी डेप्थ है जी डी, ठीक है, ये डेप्थ हमने बाल दिया, डी है मेरे पास में। अब जब हम बात करते हैं तो हमें ये जो इसका जो बॉटम होता है ना, इसकी जो बॉटम होती है थोड़ी सी हमें ऊपर दिखाई देती है। चलो आज थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बाकी मैं प्रीफर नहीं करता इसका कलर चेंज करना। मैंने कहा जी यहां पर मेरे पास में इसकी जो डेप्थ दिख रही है। अब बताओ ये जो डेप्थ दिखी है, ये तो कहानी आपको समझ आएगी, डिटेल लेक्चर पढ़े थे आपने, कि ये तो हो रहा है भाई ऊपर जो दिख रहा है ना, ये रिफ्रैक्शन के कारण में दिख रहा है। तो जी ये बता दो मेरे को, ये हमारे पास में जो डेप्थ है ये कितनी बन गई है। तो डेप्थ का सीधा फॉर्मूला याद करना भाई आप लोगों को, आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास में ये जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसके अंदर वाले का म्यू है, तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जो मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव बोले या फिर आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले दो मीडियम का, तो आपको वो वैल्यू रखनी है। यहाँ पर हो सकता है कि एक गिलास और वाटर का ले रखा है, एयर और वाटर का ले ले, यहाँ पर हो सकता है कि दूसरे किसी मटीरियल्स को ले ले, तारपिन ले ले, यहाँ पर कैरोसिन ले ले, कुछ भी ले सकता है। तो आपको उनका रेशियो यहाँ पर जो भी उनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो आप लोग को यहाँ पर रखना है, और जो ओरिजिनल डेप्थ थी ना उसको आपको डिवाइड कर देना भाई इसके साथ में, आपको क्या आ जाएगी, इसकी एपरेंट डेप्थ निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कहानी समझ आई। चलो भाई अब मैं बात करता हूं TIR को लेकर। तो TIR क्या कहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई कहानी ये थी कि आप लोग ये देख रहे थे कि हम तो ये करना चाह रहे थे कि भाई लाइट मेरे पास में इंसिडेंट हुई, कलर चेंज करो भाई, इसका नहीं दिख रहा, चलो कर लेते हैं भाई, आ जाओ वायलेट, आगे भाई। ये मेरे पास में लाइट थी, मैंने ये इसके ऊपर में इंसिडेंट करवाई, और ये आपने देखा कि भाई दो कंडीशन हो रही थी कि मेरे पास में ये मीडियम जो था ना, ये रेयरर भी हो सकता था और डेंसर भी हो सकता था। लेकिन जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं ना, तो एक छोटी सी कहानी समझ लेना, एक नींव रख रहा हूं मैं यहां पर आप लोगों के साथ, कि मेरे पास में अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये मान लो डेंसर मीडियम है नीचे और ये मेरे पास में रेयरर मीडियम है ऊपर, तो जब भी लाइट मेरे पास में डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो हमेशा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ये कहानी याद हो गई कि D से R जा रही है तो हमेशा क्या जाएगी मेरे पास में, मैंने समझाया था ना कि R मेरे पास में अगर बाहर निकल रही है तो वो हमेशा नॉर्मल से बाहर के साइड, R ऐसे दिखा रहा है ना, ये इस तरफ से, ठीक है। और मैंने दूसरा आप लोगों को समझाया था कि जब भी मेरे पास में रेयर से डेंसर आ रही है तो इसकी D की देखो कैसे घूम रहा है भाई, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ रहा है। बस इतनी सी छोटी सी कहानी थी, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो अब बताओ मेरे को कि जब भी मेरे पास में लाइट है वो रेयर टू डेंसर जा रही है, ये रेयर टू डेंसर जा रही है तो कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, जा किस में रही है, डी में, और डी की तरफ में अंदर जा रही है तो ये भाई मेरी टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। ओके, तो अब मेरे को जो कहानी यहां पर समझनी है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इसी का यूज होना है भाई। अब ये क्या कहता है कि मान लो मेरे पास में कोई मैंने रे यहां से डाली, तो पहले ये क्या कर रही थी, ये मान लो नीचे मेरे पास में कंडीशन ये रखी जाती है कि नीचे डेंसर मीडियम होना चाहिए और ऊपर मेरे पास में रेयरर मीडियम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये डेंसर मीडियम, ये मेरे पास में रेयरर मीडियम, लाइट ने यहां से भाई चलना शुरू किया और इस पॉइंट पर पहुंच गई। अब इसने देखा कि भाई इसको बाहर निकलने का रास्ता है और एंगल भी उसके पास में, अभी मैं क्रिटिकल एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, इस एंगल को छोड़ो अभी। अब यहां पर आया तो इसने कहा कि भाई आर जा रहा है तो ये जो इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि ये मेरे पास में दूसरे रास्ते पर मुड़ गई और ये यहां पर आ गई भाई, इस डायरेक्शन में आ गई। क्यों, क्योंकि इसके पास में हमने देखा कि ये जब डेंसर टू रेयरर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, क्योंकि नॉर्मल तो हमारा ये है ना भाई, नॉर्मल ये है तो हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। चलो जी यहां तक होगी बात, समझ आई। अब यहां पर क्या हुआ इसके साथ में कि मैंने इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, और कितना इंक्रीज किया, उसके एक ऐसे लेवल पर लेके गया मैं कि वो लाइट जो है वो एक ऐसे एंगल पर इंसिडेंट हुई कि उसके बाद में ये इसके साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनाने लग गई। भाई ये तो जानकारी है ना आप लोगों को, लाइट जब यहां से इसकी डायरेक्शन में जाएगी तो ये तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और ये खिसकती यहां पर आ गई इसके सरफेस पे। अब ये जब इस सरफेस पर पहुंच जाती है ना, तो यहां जो एंगल इंसिडेंट हो रहा है ना, जिस एंगल पर हमने इंसिडेंट करवा दी है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। मान लो मैंने पहले 10 डिग्री का एंगल दिया भाई इसको, ये लाइट बाहर निकल गई, फिर मैंने 20 डिग्री का एंगल दिया, ये थोड़ी यहां मुड़ गई, फिर मैंने 30 डिग्री का दिया इसको और ये बिल्कुल यहां पर आ गई इसके सरफेस के ऊपर में।
वो एक सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं कि 30 डिग्री आएगा, 20 डिग्री आएगा, 10 डिग्री आएगा, और क्रिटिकल एंगल हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि हमारे पास में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा। वो बेसिकली इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही निर्भर करता है। चलो जी, ये जिस एंगल पर ये हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं ना दोस्त, वही हमारे पास में ये एक क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ये क्रिटिकल एंगल हो गया जी, समझ में आ गई कहानी यहां तक। अब ये कहानी तो भाई दो सरफेस को मिलाने की थी ना, तो दो सरफेस मिल रहे हैं तो कोई इशू नहीं भाई, यहां पर तो हमारे पास में स्नेल्स लॉ लगा देना चाहिए। चलो जी, यहां पर मेरे पास में म्यू था, आपने लगाया म्यू साइन और थीटा सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल हो गया मेरे पास में। ये कहानी यहां पर लिख दी। अब आप बताओ मेरे को, जा कहां रही है भाई ये? मान लो मैं एयर ले रहा हूं बाहर, तो एयर के अंदर में जा रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है भाई, ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्ट होके आ रही है, ये कितने एंगल पे हो गई? साइन 90 पर हो गई है। तो साइन 90 पर मेरे पास में वैल्यू क्या होगी? ये 1 हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया, बार बार आपके एग्जाम्स के अंदर में ये पूछा जाता है और बार बार आप लोग इसको देखने को मिलने वाला है भाई ये एग्जाम में ना। इस फॉर्मूला को याद कर लेना, जो अभी इसका जो व्यू दे रहा हूं मैं आप लोग को। तो आपको ये याद करना है, म्यू इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा सी, यानी कि ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है कि जो भी मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा और हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन के जो क्रिटिकल एंगल पर लिया जाता है। ठीक है जी, यहां तक कहानी समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये मेरे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक कंप्लीट हो गया, यानी कि मैंने रिफ्रैक्शन भी आप लोगों का कवर कर दिया। अब ये भाई थोड़ा सा आगे रह गया ना, इनको प्रिज्म रह गया, स्पेरिकल रह गया, इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में आप लोग के पास में अपलोड करूंगा, क्योंकि ये लेक्चर फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप इसको ना ये 16 मिनट के आसपास का बन गया होगा, 16-17 मिनट बन गई होगी, 2 की स्पीड से देखना और 8 मिनट में खत्म कर दोगे भाई, ये आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। बड़ा लेक्चर डालने का कोई फायदा नहीं है, आपका क्विक रिवीजन के साथ में फटाफट चीज़ें कवर होती चली जाएंगी। यहाँ तक आप लोग को क्लियरिटी आ गई होगी। ये स्नेल्स लॉ आप लोग को ध्यान रखना है, अपरेंट डेप्थ, TIR, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में बहुत जल्द। इसके बाद में आपको अपलोड कर दूंगा मैं उस वीडियो को।